हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड चैप्टर 12 के उर्दू के चैप्टर 3 जिसका नाम आपका है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, और इसके मुसन्निफ़ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी साहब। इस चैप्टर यानी कि सबक 3 से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव सवालात को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और ये 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे। तो इन 50 मार्क्स को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर यानी कि रोज़ाना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर अपलोड होने वाली वीडियोस को लगातार देख सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव सवालात का एक बड़ा ज़ख़ीरा तैयार हो जाएगा। और जैसे ही फिर आपको आपके इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव सवालात दिए जाएंगे, आप देखते ही देखते सभी को सही बना पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सबक 3 से कितने और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अगर आप वाकई अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और नए लोगों से गुजारिश है कि अगर वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा फिट कर दूँ, आपको दिख जाए आसानी से। नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। और इसके पहले सबक 1 और सबक 2 के भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। बहुत ही कारआमद वीडियोस हैं। तो नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने, भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की और भूख मिटाने की। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी कुछ तैयारी कर रखी है और चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले आप अपना करेक्ट आंसर ज़रूर बताएं, और फिर मैं जब आंसर बताऊं तो आप अपने बताए गए आंसर को मैच कर लें कि आपका बताया हुआ आंसर सही है या नहीं। अगर ज़्यादातर आंसर जो आपने बताए हैं वो सही है तो आपकी तैयारी तशफ़ी बख्श है, और नहीं तो आपको मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो बच्चे नए हैं वो तो आंसर देखें, बार बार देखें, वीडियोज़ को बार बार देखते रहें ताकि उन्हें ये सारे आंसर ज़हन नशी हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 ऑप्शन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने पढ़ा है चैप्टर उन्होंने आंसर बता दिया होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताऊं ताकि आप अपना आंसर मैच कर लें और नए बच्चे इसका आंसर जान लें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूख तोड़ने की। जी हाँ, नाश्ता की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 2 आपके सामने, सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। VVI क्वेश्चन, आपको ये मालूम होना चाहिए, और ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपके फाइनल इम्तिहान में आ चुका है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, सर सैयद अहमद ख़ां, शिबली नोमानी, हाली और अबुल कलाम आज़ाद। तो आप बताएं कि वो किन के शागिर्द थे, किस महान शख्सियत के वो शागिर्द थे, आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिबली नोमानी। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी साहब किन के शागिर्द थे, ये शिबली नोमानी साहब के। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 3 आपके सामने, निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है। जी हाँ, निहार जो ये लफ्ज़ है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी और फिर तुर्की। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप याद रखिए कि निहार जो ये लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 नंबर सवाल है, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया। इस्तिफ़ादा किया मतलब फ़ायदा उठाया और इल्म हासिल की। तो शिबली नोमानी तो उनके उस्ताद थे ही, ये भी आपने देखा।
तो शिबली नुमानी के अलावा और कौन थे जिनसे सैयद सुलेमान नदवी साहब ने नदवतुल उलमा में इल्म हासिल किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मौलाना फ़ारूक जरियाकोटी, यहाँ पे आपका जरियाकोटी की जगह पर चरियाकोटी लिखा गया है, आप उसे सही पढ़ लेंगे, इस्लाह फरमा लेंगे। मौलाना फ़ारूक जरियाकोटी, मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना हबीबुर रहमान और फिर मौलाना दयानत अली। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप बताएं, अगर आपने सबक को पढ़ रखा है, चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप बताएं सही जवाब क्या है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए मौलाना फ़ारूक जरियाकोटी। जी हाँ, शिबली नुमानी के अलावा सैयद सुलेमान नदवी ने नदवतुल उलमा में इनसे इल्म हासिल किया था। उसके बाद फिर आपका जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? जी हाँ, उनकी पैदाइश कब हुई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 1884 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी या फिर 1887 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1884 ईस्वी। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, औरों को शेयर कर दें कि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, हयात जावेद, नक़ूस सुलेमानी, अल फ़ारूक और या यादगार गालिब। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ है जो सैयद सुलेमान नदवी साहब की है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नक़ूश सुलेमानी। जी हाँ, नक़ूश सुलेमानी किन की तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी साहब की। फिर आपका सवाल नंबर 7, बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ई है? बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल भी कई दफ़ा आपके बिहार बोर्ड फाइनल इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपके ऑप्शंस हैं गया, पटना, भागलपुर या फिर नालंदा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब है नालंदा। जी हाँ, ऑप्शन डी नालंदा आपका सही जवाब है। बस्ती दसना जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वो मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ई है। फिर आपका सवाल नंबर 8 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? बहुत ही अहम सवाल, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। ये भी सवाल कई दफ़ा आ चुका है और आता ही रहता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने, सैयद महमूद हसन, सैयद अबुल हसन, सैयद फ़खरुल हसन या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपने सबक को पढ़ रखा है तो आप ज़रूर बताएं कि आपका जवाब कौन सा है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं उनके लिए बता दूं कि उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अबुल हसन। जी हाँ, उनके वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था, आप ज़रूर याद रखें। फिर उसके बाद आपका सवाल नंबर 9 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? जी हाँ, किस कॉलेज में उन्होंने दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने, पूना कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, शिबली कॉलेज या ओरिएंटल कॉलेज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूना कॉलेज। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी साहब ने पूना कॉलेज में दरस व तदरीस के खिदमात को अंजाम दिए थे। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 10 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश से मुतल्लिक भी कई सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, दसना, कराची या फिर पटना। तो आप याद रखें, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दसना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी दसना में उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद फिर सवाल नंबर 11 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? उनका जो पहला मजमून था वो किस अखबार में शाये हुआ था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अल हलाल, अल पंच, अल बिलाग या फिर अल बदर। तो किस अखबार में उनका मजमून शाये हुआ था? आप याद रखें, उनका मजमून शाये हुआ था अल पंच में। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल पंच। उसके बाद फिर सवाल नंबर 12 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? जी हाँ, आपने देखा 1884 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई। अब उनकी वफ़ात कब हुई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 1953 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1958 ईस्वी या फिर 1960 ईस्वी। तो आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है 1953 ईस्वी। जी हाँ, उनकी वफ़ात कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 13 फिर आपके सामने है। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें। बहुत ही मुफीद वीडियो और बहुत ही कारआमद
खासकर आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लगातार आपके चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर आपका क्या है, सवाल नंबर 13 आपके सामने। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था? जी हाँ, उनका ताल्लुक़ किस सूबे से था, किस राज्य से था, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बिहार, यूपी, दिल्ली या फिर झारखंड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। जी हाँ, ऑप्शन ए बिहार। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14 आपके सामने। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून है? ये भी सवाल आपका एग्ज़ाम में आ चुका है। आपके ऑप्शंस हैं सैयद सुलेमान नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी या फिर मीर अमन। तो किसकी तसनीफ़ है ये आपको बताना है। ये किसकी तख्लीक़ है, किसका मज़मून है? तो ये मज़मून किनका है? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी का ये मज़मून है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 15। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ़ अदीब ने तालीम हासिल की? जी, इसके किस मारूफ़ अदीब ने तालीम हासिल की थी मदरसा इमदादिया दरभंगा में? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, शिबली नोमानी, हाली, सैयद सुलेमान नदवी या फिर मुनाज़िर अहसन गिलानी। आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। और मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप आंसर जान रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं, और फिर मेरे आंसर बताने के बाद आप अपना आंसर ज़रूर मैच कर लें। अगर आपने सही बताया है तो अच्छी बात है, और अगर आप गलत बता रहे हैं तो आप उसे इस्लाह फरमा लें और आपको मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत है। तो फिर आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? मदरसा इमदादिया में किस मारूफ़ अदीब ने तालीम हासिल की थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी ने। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 16 आपके सामने। पटना के रसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मज़मून शाये हुआ था? जी हाँ, आपने देखा कि पहला मज़मून उनका रसाला अल पंच में शाये हुआ था, लेकिन वो कौन सा मज़मून था ये भी आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं तालीम निस्वा, ख़वातीन की तालीम, तालीमात ख़ातून और फिर निस्वानी तालीम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ख़वातीन की तालीम। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि उनके जो मज़मून का जो असल नाम था वो ख़ातूनों की तालीम था। उन्होंने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था वो ख़ातूनों की तालीम है, और यहाँ पर आपका ख़वातीन की तालीम कर दिया है। तो जो भी ऑप्शंस आपके पास थे उनमें से यही बेटर ऑप्शन था, तो ऑप्शन बी ही सही है। मीनिंग एक ही है, माना एक ही है, लेकिन ख़वातीन की जगह पर उन्होंने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था वो ख़ातूनों की तालीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो चलिए आप इसे इस्लाह फरमा लेंगे और इस बात को आप जहन में ज़रूर रखेंगे। उसके बाद फिर आपका अगला सवाल सवाल नंबर 17। कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? जी हाँ, अक्सर ये सवाल भी देखने को मिलता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में, कई दफ़ा आ चुका है। कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, हिंदी या फिर तुर्की? आप बताइए किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि कोरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, कोरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद फिर आपका सवाल नंबर 18 आपके सामने। नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रसाले की इदारत की? जी हाँ, नदवतुल उलमा में जब वो क़याम कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक रसाले की इदारत की थी। वो रसाला कौन था उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अल नदवा, मारूफ़, बरहान या फिर नक़ीब। ये आपको बताना है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए अल नदवा। जी हाँ, बहुत ही अहम सवालात हैं, ख़ासकर आपके फ़ाइनल इम्तिहान के लिए। आप इसे ज़रूर याद रखें और वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि ये आसानी से और कम एफ़र्ट लगाए हुए आपको ये सब आसानी से ज़हन नशीं हो जाए, याद हो जाए। उसके बाद फिर आपका अगला सवाल आपके सामने। शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? यस, VVI क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल, और ना सिर्फ आपके 12th एग्ज़ाम के लिए बल्कि आइंदा भी अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं उर्दू के बेसिस पे, तो उर्दू में ये सवाल और ये बात बहुत मायने रखता है, बहुत अहमियत रखता है कि शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी जो उनके शागिर्द थे, तो शिबली नोमानी की कौन सी नामुकम्मल तसनीफ़ को उन्होंने मुकम्मल किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीरतुन नोमान, सीरतुन नबी, अल फ़ारूक़ या फिर अल मामून।
तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सीरतुन नबी। सीरतुन नबी सिर्फ एक जिल्द ही शिबली नोमानी साहब पूरा कर पाए थे और उनके बाद उनका इंतकाल हो गया था। जिल्द दोम और फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं सभी जिल्दों को उनके शागिर्द जनाब सैयद सुलेमान नदवी साहब ने पूरा किया था। ये बहुत ही अहम बात है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। और फिर आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 20, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? जी हाँ, किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? इस तरह के सवालात में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत से बच्चे देखते हैं कि महारत हासिल नहीं थी और जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि महारत हासिल थी, और जिसकी वजह से उनका जवाब गलत हो जाता है। तो महारत हासिल थी या महारत हासिल नहीं थी, क्या पूछ रहा है, आप यहाँ पर एक सेकेंड रुक कर ज़रूर देख लें। तो सवाल है आपका, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए अरबी, फ़ारसी, संस्कृत या फिर उर्दू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किस में महारत हासिल नहीं थी ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत में उन्हें महारत हासिल नहीं थी, जबकि अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी इन सब ज़बानों में उन्हें महारत हासिल थी। तो ये जो भी सवाल आपने आज के इस वीडियो में देखे स्टूडेंट्स, ये सारे सवालात आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। तो आप इनसे बार बार देखते रहें ताकि आपको जहन नशी हो जाए और फिर इनमें से जो भी सवाल आपके फाइनल इम्तिहान में आए आप उसे सही आसानी से बना पाएँ। तो चलिए चैप्टर 4 के सबक 4 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।